सो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप बजट में 16वें वित्त आयोग के जो प्रस्ताव हैं, सिफारिशें हैं, उसको स्वीकार कर लिया गया है। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। ये एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद वित्त आयोग की सिफारिशें जो हैं वह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। ये केवल सलाहकारी होती है। वित्त आयोग जो सिफारिशें देता है उसको टर्म ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वह 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएंगी। 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को वर्ष 2031 तक लागू किया जाएगा। तो ऐसी कौन सी मुख्य सिफारिशें दी गई हैं 16वें वित्त आयोग द्वारा जिसको सरकार द्वारा मान लिया गया है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सब जगह यह चर्चा का विषय रहेगा। तो बेहतर है आज इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी ये न्यूज़ में होगा, चर्चा में होगा, तो आपको सारे पॉइंट पता हो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। भले आप यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वित्त आयोग खासकर 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में इतना बड़ा बदलाव है कि आपको इसको तैयार करके जरूर जाना चाहिए। डन। तो चलिए शुरू करते हैं 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में जानने के लिए। लेकिन उससे पहले कि उस सिफारिशों को हम जानें, मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू द्वारा जो बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे प्रारंभ 2.0 जो 3 साल का कोर्स है जिसमें समग्र तैयारी कराई जा रही है, इस पर हेवी छूट है। फिर आप संकल्प बैच में देख सकते हैं जहां पर भी काफ़ी डिस्काउंट की घोषणा की गई है। सृजन प्रीलिम्स जो 2026 को ध्यान में रखा गया है, इसमें भी बहुत डिस्काउंट है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी, अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा बैच मिले, एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, तो आप इन बैच को परचेस कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लेकर, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में बैठाना, कि वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग अगर बात करें, ठीक है ना, की सिफारिशों के बारे में थोड़ा सा, सबसे पहला है ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, जिसको वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। तो आखिर ये क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। केंद्र सरकार जो है, ठीक है, ये कर, बहुत सारे ऐसे केंद्र सरकार के कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार उसको वसूलती है। डन। ठीक इसी प्रकार राज्य सरकार राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कर लगाती है और उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो राज्य सरकार लगाकर उसको वसूलती है। लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर क्या है कि जो कर राज्य सरकार आरोपित करती है और वसूलती है, ये कर राज्य सरकार के पास ही होता है। राज्य सरकार इसका बंटवारा किसी के साथ नहीं करती है, यह राज्य सरकार का राजस्व है। लेकिन जो केंद्र सरकार कर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाती है, केंद्र सरकार, और जो कर से वसूलती है, तो उसको क्या करती है केंद्र सरकार, एक डिविजिबल पूल, विभाज्य पूल में जमा करती है। विभाज्य पूल में उसको क्या किया जाता है, जिसको डिविजिबल पूल कहा जाता है, डिविजिबल पूल, उसमें जमा किया जाता है। याद रखना, इसमें केवल केंद्र सरकार के कर होते हैं, राज्य के नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें उपकर और अधिभार, उपकर और अधिभार
अधिभार, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं सेस एंड सरचार्ज, सेस एंड सरचार्ज, ठीक है ना, सेस एंड सरचार्ज, इसको शामिल नहीं किया जाता है। यानी केंद्र सरकार जो भी उपकर और अधिभार लगाती है उसको हम लोग उसको डिविजिबल पूल में शामिल नहीं किया जाता है। अब विभाज्य पूल, डिविजिबल पूल में जो भी पैसा जमा हो रहा है केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का, उसका एक हिस्सा क्या होता है, राज्यों को जाता है। एक हिस्सा क्या होता है, राज्यों को जाता है। किसके सिफारिश पर, वित्त आयोग के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर, वित्त आयोग के सिफारिश पर, ठीक है। उसका एक हिस्सा राज्यों को जाता है वित्त आयोग के सिफारिश पर। जैसे अगर अभी मैं कहूं कि 16वें वित्त आयोग ने, 16वें वित्त आयोग का जो सिफारिश है 41%, ये 15वें का भी यही था, तो 41% जो है ये राज्यों को चला जाएगा और बचा हुआ 59% जो है ये केंद्र सरकार अपने लिए प्रयोग करेगी, ये केंद्र को मिलेगा। 59% केंद्र के पास रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो विभाज्य पूल है, डिविजिबल पूल का जो एक हिस्सा राज्यों को जा रहा है, ये किसकी सिफारिश पर, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, ठीक है ना, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। और जो केंद्र से राज्यों को जा रहा है इसी को कहा जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। यानी केंद्र से जो राज्यों को मिल रहा है, राज्यों को हिस्सा मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है, 41%, इसको कहा जाता है वर्टिकल, यानी इसको ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, वर्टिकल डिवोल्यूशन कहा जाता है। और 16वें वित्त आयोग ने कितना सिफारिश दिया है, 41% दिया है। 15वें वित्त आयोग का भी यही सिफारिश था। हालांकि 14वें वित्त आयोग का सिफारिश 42% था, लेकिन चूंकि जम्मू और कश्मीर जो था स्टेट से अब यूनियन टेरिटोरीज हो गया, तो वो 1% केंद्र ने कहा है कि इसको हम रखेंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटोरीज जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको केंद्र द्वारा ही वित्त पोषित किया जाता है। डन। बहुत ध्यान से एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट करा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 सिफारिश, तो पहले उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि केंद्र बहुत सारे कर लगाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, जिसको केंद्र सरकार वसूलती है। राज्य सरकार भी बहुत सारे कर लगाती है और जिसको राज्य सरकार क्या करती है, वसूलती है। राज्य सरकार जो वसूलती है उसका हिस्सा राज्य सरकार के पास ही होता है, राज्य उससे बांटती नहीं किसी से। लेकिन केंद्र जो भी कर से प्राप्त करती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से, उसको विभाज्य पूल में जमा करती है और इस विभाज्य पूल का एक हिस्सा जो है वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को मिलता है और जो हिस्सा मिलता है उसको कहा जाता है वर्टिकल, इसको कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन, जो केंद्र से राज्य को मिल रहा है, ठीक है। और अभी 16वें वित्त आयोग ने कितना कहा, 41%, 41% कहा है, जिसको हम वर्टिकल डिवोल्यूशन केंद्र से राज्य की तरफ कहते हैं। एकदम क्लियर, दिमाग में बैठा पहला पॉइंट, एकदम बैठा, वेरी गुड। अब आता है दूसरा जो इसका सिफारिश है, दूसरा सिफारिश की बात करते हैं, क्षैतिज हस्तांतरण। क्षैतिज हस्तांतरण, क्षैतिज हस्तांतरण, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ये क्या हुआ, फिर से समझा रहा हूं, समझना। केंद्र से किसको मिल रहा है, राज्यों को मिल रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, वर्टिकल कहा जाएगा, वर्टिकल डिवोल्यूशन, केंद्र से राज्य को। अब जो राज्य हैं, मान लीजिए उसको कितना मिला है, 41% मिला है, तो ये सब राज्यों में बटेगा, जितने 28 राज्य हैं सब में बटेगा, कुछ ना कुछ बटेगा, ठीक है। तो इसको जो बांटा जाता है इसी को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो सर ये क्षैतिज हस्तांतरण जो है ये किसके सिफारिश पर होता है, ये भी वित्त आयोग ही सिफारिश करता है। ये भी सिफारिश कौन करता है, वित्त आयोग द्वारा ही सिफारिश किया जाता है कि किस प्रकार अब राज्यों में बटेगा। सर कैसे, ये दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके लिए वित्त आयोग एक फॉर्मूला देता है, फॉर्मूला के आधार पर, और वो क्या है, वो पैरामीटर क्या है जिसके आधार पर वित्त आयोग सिफारिश करता है कि राज्यों में कितना बटेगा। तो इस बार जो फॉर्मूला है मैं एकदम आप लोगों से कह रहा हूं, आंख बंद करके इसको याद कर लो, अच्छे से लिख लो और याद कर लो, यहां से पक्का सवाल मिलेगा, पक्का।
क्या मैं बता रहा हूं। कितने पैरामीटर है? 6 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर है? 6 पैरामीटर। 1 2 3 4 5 और 6। क्या है? पहला पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, और इसको वेटेज कितना मिल रहा है? एकदम वेटेज भी मुंह पर होना चाहिए, 17.5, 17.5। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, आपका जनसांख्यिकी प्रदर्शन कितना है, तो उसके आधार पर आपको 10% भारांश दिए, ये परसेंटेज है, 10% भारांश है। एरिया को भी 10%, एरिया मतलब क्षेत्रफल के आधार पर, राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर कितना फॉरेस्ट कवर है उसके आधार पर 10%। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पर कैपिटा जीएसडीपी। जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां क्या होता है, सभी राज्यों के जीएसडीपी को लगाया जाता है अनुक्रम में, अधिक से कम में, और जो सबसे कम है और जो सबसे अधिक है उनके बीच की दूरी कितनी है उसका पैरामीटर लिया गया है 42.5%, 42.5%। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात कि इस बार एक नया जोड़ दिया गया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में हिस्सा कितना है इसका, राज्य का हिस्सा कितना हो रहा है, उसको 10% भारांश दिया गया है, वेटेज दिया गया है। तो सर पहले एकदम आंख बंद करके मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से इसको याद करो, जल्दी से। ये नहीं है कि कथावाचक नहीं है कि हम कथा कर दिए तुरंत एकदम हो गया। 10 सेकंड के अंदर जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो। सबसे ज्यादा भारांश, सबसे ज्यादा मेरे साथ याद करो, पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस, दूरी जो है 42.5%, ये सबसे ज्यादा भारांश है। उसके बाद सेकंड नंबर में कौन है? सेकंड नंबर में पॉपुलेशन 17.5। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट, और नया क्या जोड़ा गया? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को नया जोड़ा गया है, कितना? 10%। डन। इसके बाद अगर ये याद हो गया तो ध्यान से देखो कि 15वें वित्त आयोग और 16वें वित्त आयोग के पैरामीटर में क्या अंतर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में हो सकता पूछे एकदम। तो दोनों का अंतर देखो ध्यान से, क्या अंतर है। अगर मैं बात करता हूं इनकम डिस्टेंस, तो इनकम डिस्टेंस उस समय 15वें वित्त आयोग में 45% भारांश था, घटा है, घट करके ये हुआ 42.5% है। पॉपुलेशन 15% था, लेकिन उसको बढ़ाकर कितना किया गया? 17.5% बढ़ा है। यहां पर ये कम हुआ है, इसको बढ़ाया गया है। फिर देखो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये 12.5 था, ये कम हुआ है, ये कम हुआ है, 10% किया गया। फिर एरिया देखो 15% था, ये भी कम हुआ है 10%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कम हुआ कौन ज्यादा और कितना कम हुआ ये भी। फिर देखो फॉरेस्ट कितना? 10%, यहां भी 10%। याद रखना फॉरेस्ट में कोई चेंज नहीं। लेकिन पहले क्या था? टैक्स एंड फिस्कल इफेक्ट, कौन राज्य टैक्स के लिए कितना प्रयास कर रहा है उसको 2.5% भारांश दिया जाता था। लेकिन 16वें वित्त आयोग में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, हटा दिया गया। अब 16वें वित्त आयोग में एक नया चीज जोड़ा है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और वो कितना है? 10%। तो ये तो समझ लो तुम्हारे लिए रामबाण वाला बात है, इसको तो एकदम याद कर लेना, रट्टा मार लेना बैठ करके, मैं बता रहा हूं, रट्टा मार लेना इसको बैठ करके, ठीक है ना। डन। मुझे एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम पक्का बात है ना। मैं हटा रहा हूं जल्दी से एक बार। कौन कौन सा? पॉपुलेशन, ठीक है ना। पहले तो इनकम डिस्टेंस बात करें तो 15वें वित्त आयोग में 45% था, अभी कितना है? 42.5%। याद करो 42.5% 2011 के आधार पर, पहला याद हो गया। दूसरा अगर बात करें तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, तो उस समय कितना था? उस समय अगर बात करें हम लोग, उस समय 45 तो वो था इनकम डिस्टेंस। अभी अगर बात करें तो कितना है? अभी देख लेते हैं 15%, ताकि गलत ना हो जाए, 15%। लेकिन अब इस बार घटा करके उसको कितना किया गया? उसको घटाया नहीं गया बल्कि बढ़ाया गया, 17.5%। कितना किया गया? 17.5% किया गया। फिर अगर हम बात करें क्षेत्रफल की बात करते हैं, पॉपुलेशन तो हो गया है ना, पॉपुलेशन की बात करें डेमोग्राफिक एरिया, क्षेत्रफल की बात करें तो 15%, लेकिन वो कितना था वहां पर? ये 16वें में कितना है? 10%। फिर अगर बात करते हैं, अब घटा है। फॉरेस्ट बात करें तो दोनों जगह सेम है, 10% रहा है। लेकिन अगर बात करें हम लोग टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, ये 15वें वित्त आयोग में 2.5% था, जो 16वें में नहीं है, बल्कि 16वें में एक नया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो कि 10% है। एकदम डन, मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा। लेकिन यहां एक अब बहुत बड़ा चर्चा शुरू होगा। चर्चा क्या शुरू होगा? ध्यान से देखना।
कि इस पैरामीटर पर इतना डिवोल्यूशन, इतना शेयर दिया जा रहा है, राज्यों को दिया जा रहा है, जो राज्यों को दिया जा रहा है इतना शेयर दिया जा रहा है, एक एक राज्य को जितना भी है, जो भी 41% का मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 रुपया मल्टीप्लाई बाई 4.217 उतना रुपया दे दिया जाएगा। तो इस हिसाब से निकाला गया है, ठीक है, इस हिसाब से राज्यों का निकाला गया। तो सर क्या ये याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक डिस्प्यूट है, एक विवाद है जो कि अब जन्म लेने वाला है। और ध्यान से समझना, हम लोग को एनालिसिस करना है। एनालिटिकल पार्ट में जाऊं, क्या देख रहे हैं जरा ध्यान देना। हम क्या देख रहे हैं? बिहार को देखो, बिहार को मिल रहा है कितना है? 9.9, डन। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो यूपी, अगर हम यूपी की बात करते हैं, जरा ध्यान दो, उत्तर प्रदेश को मिल रहा है 17%। 17%, यानी अगर बात करें यूपी और बिहार अकेले भाई दोनों सब पर भारी है ना, यूपी बिहार सब पर भारी। कैसे कि दोनों मिलाकर के देखा जाए तो 27 और वहां कितना 9, लगभग 27% इनको दिया जा रहा है। इन दोनों को मिलाकर अकेले 27% दिए दिया जा रहा है, हिस्सा अकेले ये ले रहे हैं। 41% का 27% केवल 2 ही राज्य को दिया जा रहा है। और इससे जो छोटे राज्य हैं, खासकर सदर्न स्टेट जो हैं, दक्षिण राज्य है, इनको तकलीफ हुई और है भी। इनका मानना है कि भाई हम जनसंख्या को रोकने का काम सबसे ज़्यादा करते हैं, हम जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देने की कोशिश करते हैं, हम टैक्स का कलेक्शन हमारे देश में, हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, और हिस्सा हमें क्यों कम मिल रहा है? बहुत ज़्यादा क्यों? ज़रा ध्यान देना। अगर मैं मान लो बात करता हूँ, सदर्न स्टेट की बात करता हूँ, तो सदर्न स्टेट में मैं क्या देख रहा हूँ? ध्यान देना। तो सदर्न स्टेट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कोई सदर्न स्टेट दिख रहा है? हाँ देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिख रहा है 4.217, एक तो यहां दिख गया, आंध्रा दिख गया, ठीक है। फिर और दूसरा है हम लोग तमिलनाडु देख सकते हैं, तमिलनाडु 4.07, तेलंगाना जो है ये 2.174%, ठीक है। फिर हम लोग केरला देख सकते हैं, केरला कहाँ है? केरला में देख सकते हैं, कर्नाटका देख सकते हैं 2.3 और 4.13। माने अगर इन लोगों को जोड़ दे, साउथ के जितने भी स्टेट है अगर जोड़ देते हैं, तो उनका कुल टोटल जो उनको दिया जा रहा है वो लगभग 17% दिया जा रहा है। आप करके देख लेना, लगभग 17% उनको दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा विवाद का हिस्सा है कि आप पूरे दक्षिण राज्य को केवल 17% दे रहे हैं, और अकेले यूपी बिहार सब पर भारी 27% आपने दे दिया है। हालांकि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, ये मत समझना कि मैं विरोध कर रहा हूं, ये राज्यों द्वारा विरोध होगा और आए दिन ये देखना एक बड़ा विवाद बनने वाला है, एक बड़ा विवाद बनने वाला है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि वित्त आयोग का मानना है कि हमने तो जो परफॉर्मेंस मेजर्स लिए हैं, हमने जो पैरामीटर 6 लिए हैं, उसी के आधार पर हमने इसकी गणना की है, कोई हमारा पक्षपात नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि जो बड़ा स्टेट होगा तो जैसा क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में उसको भारांश भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये इस वजह से थोड़ा सा एक विवाद का कारण बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग, चलो ये इससे आगे बढ़े। मेरे ख्याल से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है राजस्व घाटा अनुदान। अगर हम बात करें राजस्व घाटे अनुदान के बारे में बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। राजस्व घाटा अनुदान क्या होता है? जिसको कहा जाता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, बहुत ध्यान से समझना। एक्चुअली क्या होता है सभी राज्यों में, माने हर राज्य में नहीं लेकिन अधिकांश राज्यों में क्या देखा गया है, राज्यों में देखा गया है, राज्यों में उनका राजस्व घाटा ज़्यादा होता है, राजस्व घाटा होता है, कई राज्यों को होता है। कई राज्य राजस्व आधिक्य में भी होते हैं, रेवेन्यू सरप्लस में भी होते हैं। तो जिन राज्यों में राजस्व घाटा ज़्यादा होता है, सरकार करती है, केंद्र सरकार क्या करती है? उनको अनुदान देती है। केंद्र सरकार क्या के द्वारा उनको क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। और ये पहले के जो वित्त आयोग थे उनकी सिफारिश पर ये काम चला आया है। ये एक ट्रेंड रहा है कि जब भी राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान होता है तो केंद्र द्वारा उनको अनुदान दिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, आप अनुदान को धीरे धीरे कम कीजिए। याद रखना, 15वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान को हटाने की बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा कि आप इसको धीरे धीरे क्या कीजिए। 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि आप इसको कम कीजिए, टैपर्ड कीजिए, कम कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अनुदान देना आप अगर कम नहीं करेंगे
तो राज्य सरकार फिर फिस्कल जो प्रूडेंस है उसका पालन ही नहीं करेंगे, सब्सिडी को युक्ति संगत नहीं बनाएंगे, सब्सिडी को रैशनलाइज बनाना बहुत जरूरी है, गैर आवश्यक खर्चों को नियंत्रित नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं इससे उनका घाटा हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि राज्यों पर भी फिस्कल जो वित्तीय नियंत्रण केंद्र का बने रहे, इसलिए राज्यों को दिया जाने वाला ये अनुदान कम होना चाहिए। ये 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश रखा था और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को केंद्र ने माना भी। अब 16वें वित्त आयोग में क्या कहा गया? 16वें वित्त आयोग में क्या कहा गया कि राजस्व घाटा अनुदान अब समाप्त, अब नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, और केंद्र ने मान लिया है। याद रखना, राजस्व घाटा अनुदान, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, अब 16वें वित्त आयोग ने समाप्त कर दिया ना। डन। तो ये हमारा उसका आगे का एक और हो गया सिफारिश, तीसरा। चौथी बात करते हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा। केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित क्या होता है? जनरली सुनना, दो होते हैं। एक होता है केंद्रीय क्षेत्रक योजना, क्षेत्रक योजना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। और एक होता है केंद्रीय प्रायोजित योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजना जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है ना, बात को समझना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना होता है जहां पर वे योजनाएं जिसका वित्त पोषण पूरा केंद्र सरकार ही करती है, 100% केंद्र सरकार करती है। जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जिनको केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करती हैं। केंद्र का 60 होता है तो राज्य का 40 होता है, कई जगह केंद्र का 90 होता है, राज्य का 10 होता है। इस तरह से ये वित्त पोषण होता है। अब हुआ क्या कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो वर्तमान में 80 से भी ज्यादा है, लगभग 80 से भी ज्यादा केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जो लगभग देखा जाए तो 20 विभागों द्वारा संचालित किया जा रहा है, केंद्र और राज्य द्वारा, और उस पर वित्त पोषण किया जा रहा है। अब 16वें वित्त आयोग का मानना है कि इनकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है, इनकी समीक्षा भी होनी चाहिए। बिना समीक्षा, बिना मूल्यांकन हुए मुझे नहीं लग रहा है, माने वित्त आयोग का, मुझे मतलब वित्त आयोग का मानना है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए या इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। एक बार इसका मूल्यांकन और समीक्षा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसके पहले समीक्षा हुआ है, ये समीक्षा बहुत पहले, डिकेड हो गया, 10 साल से भी ज्यादा, 2015-16 में हुआ था और उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर 16वें वित्त आयोग ने क्या कहा? 16वें वित्त आयोग ने कहा कि समीक्षा करने के बाद इसमें जो भी आवंटन हो या इसको चलाना है कि नहीं, वो रियल टाइम, याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरेबल आउटपुट, मेजरेबल आउटपुट के आधार पर यह होना चाहिए। रियल टाइम मेजरेबल आउटपुट के आधार पर, रियल टाइम मतलब एक ही समय में आप उसका माने तुरंत क्या करें, आप उसका जांच कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जो भी रियल टाइम मेजरेबल आउटपुट या डेटा होगा, ठीक है, वास्तविक समय, इसको बोलते हैं वास्तविक समय, वास्तविक समय, वास्तविक समय, ठीक है ना। मेजरेबल मतलब होता है आप क्या बोलते हैं, आप गणना योग्य, गणना योग्य आंकड़ा या आउटपुट, आउटपुट है ना। तो इस आधार पर योग्य है, ये गणना योग्य, इस आधार पर ये समीक्षा होनी चाहिए और फिर उस योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सिफारिश दिया 16वें वित्त आयोग ने, ठीक है ना, याद रखना 16वें वित्त आयोग का सिफारिश है। नेक्स्ट अब आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बैठाना, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये क्या है? 16वें वित्त आयोग ने संविधान संशोधन का सुझाव दे दिया। बात को समझना, क्यों कहा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। एक्चुअली संविधान में 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 283 बीबी, 283 बीबी और एक है 283 सी। अब ये 2 अनुच्छेद क्या है? ये प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार, माने संवैधानिक प्रावधान क्या करता है कि वित्त आयोग,
वित्त आयोग के जो भी सिफारिशें होंगी किसके प्रति होंगी? आरएलबी और यूएलबी। आरएलबी मतलब रूरल लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, ठीक है ना। ग्रामीण निकाय जिसको बोलते हैं ग्रामीण स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, और यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज जिसको हम कहते हैं शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, निकाय, ठीक है। तो जो भी इनके लिए यानी आरएलबी और यूएलबी के लिए जो वित्त आयोग सिफारिश करता है, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति द्वारा 280 के अंतर्गत केंद्र द्वारा जो राष्ट्रपति द्वारा जिसका गठन होता है, जो भी सिफारिश करता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर करता है। किसकी सिफारिश पर करता है? राज्य वित्त आयोग। राज्य में भी वित्त आयोग का गठन होता है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें करता है कि आरएलबी को कितना चाहिए, यूएलबी को कितना चाहिए, कितना आवंटन केंद्र की तरफ से होना चाहिए अनुदान या सहायता, ये राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। तो समस्या क्या है सर? अब समस्या ये है, 16वें वित्त आयोग ने एक आइडेंटिफाई किया। 16वें वित्त आयोग ने कहा कि बहुत सारे ऐसे राज्य, इसको मैंने 16वें वित्त आयोग के उसमें से लिया है, देख लेना आप डॉक्यूमेंट से। तो उन्होंने कहा बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर अब 7वां वित्त आयोग का गठन हुआ, बहुत से ऐसे जहां पर छठा ही हुआ है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां 5वां ही हुआ है, बहुत से ऐसे जहां पर देखा जाए तो चौथा हुआ है, चौथा हुआ है, बहुत से ऐसे जहां तीसरा, और बहुत से ऐसे जहां केवल दूसरा ही वित्त आयोग का गठन हुआ, उसके बाद वित्त आयोग का गठन ही नहीं हुआ। अब अगर राज्य समय पर वित्त आयोग का गठन नहीं कर रही है, राज्य द्वारा अगर समय पर वित्त आयोग का गठन नहीं हो रहा है, तो वो कैसे सिफारिशें देगी वित्त आयोग को? वो कैसे वित्त आयोग को सिफारिश देगी और फिर कैसे आरएलबी और यूएलबी को पैसा जाएगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो 16वें वित्त आयोग ने कहा है कि चूंकि ये राज्य द्वारा समय पर वित्त आयोग का गठन नहीं हो रहा है, सिफारिशें ठीक से नहीं जा रही हैं, इससे उनको आवंटन में देरी हो रही है, तो कैन वी डू वन थिंग, एक काम हम कर सकते हैं। क्या हम लोग संविधान में संशोधन करके एक लाइन हटा सकते हैं? लाइन क्या हटा सकते हैं? ये लाइन काट दें, ये लाइन काट देते हैं। क्या लाइन काट दें? कि राज्य के वित्त आयोग के सिफारिश पर ही दिया जाएगा। राज्य के वित्त आयोग के सिफारिश पर, यह संविधान में लिखा हुआ है, इस लाइन को हटा दीजिए। इससे क्या होगा कि वित्त आयोग स्वेच्छा से अनुदान का सिफारिश कर पाएगा। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि संवैधानिक संशोधन की भी उसने सिफारिश की है। और क्या संशोधन की सिफारिश की है? कीप इट इन माइंड, इसको अपने दिमाग में बैठाओ। डन, वेरी गुड। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, छठा हो गया, 7वें में आते हैं राजस्व घाटा अनुदान। राजस्व घाटा अनुदान नहीं है, ये राजकोषीय घाटा है। क्या है? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे के बारे में, राजकोषीय घाटा। डन। तो 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश दिया है कि केंद्र को और राज्य को, दोनों को ही अपने राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहिए। केंद्र को कितना करना चाहिए? तो बोला 2026-27 में 4.2 है, हम लोग एक्सपेक्टेड रखे हैं। 27-28 में 0.2 और कम कर दो, ठीक है ना। 4.2 की जगह 4, फिर 3.8, फिर 3.6, और कहा कि 30-31 तक जाकर के 3.5 कर दीजिए। यानी 16वें वित्त आयोग का सिफारिश है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 2030-31 तक वो 3.5 कर दे। कौन? केंद्र सरकार। 4.2, 4.2 कम करेंगे बस, लास्ट में 3.5, ठीक है ना, 0.1 और कम करके। जबकि राज्य के लिए उसने सिफारिश दिया कि ये हमेशा 3% ही होना चाहिए। और एक बात बता दे रहा हूं कि केंद्र सरकार का राज्यों के राजकोषीय घाटे पर क्या होता है? नियंत्रण है। और इसका अधिकार जो है, ये केंद्र को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एनबीएस, यानी नेट बोरोविंग, एनबीएल, नेट बोरोविंग लिमिट, नेट बोरोविंग लिमिट, बोरोविंग लिमिट, नेट बोरोविंग लिमिट।
क्यों ये नेट बोरोइंग लिमिट लगाया होता है? कौन केंद्र द्वारा राज्य को, किससे ज्यादा नहीं? आप समझना, अगर ये लिमिट ना हो तो फिर आप कोरोना महामारी में देखो क्या हुआ। कोरोना महामारी में केंद्र सरकार भी बहुत सारा उधार ले रही थी, राज्य सरकार भी बहुत सारा उधार ले रही थी। केंद्र सरकार का ही राजकोषीय घाटा 9.2% में पहुंच गया। तो इससे एक बड़ी समस्या क्या हुई, एक तो सरकार पर उधार की देयता बढ़ गई, ब्याज की देयता बढ़ गई, सरकार का राजस्व घाटा बढ़ गया। आज 20% केवल ब्याज भुगतान में खर्च करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार ज्यादा उधार लेगी तो ऋण जाल के संकट में फंस सकती है। और एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है कि क्रेडिट रेटिंग, जो आज क्रेडिट रेटिंग अब हमारी सुधर रही है, कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। विश्व की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग को कम करना शुरू कर देती है अगर आप ज्यादा उधार लेने लगते हैं, क्योंकि आपकी छवि खराब होने लगती है। तो इसीलिए 16वें वित्त आयोग का मानना है कि केंद्र को तो अपना राजकोषीय घाटा कम करना ही चाहिए और राज्य के राजकोषीय घाटे को 3% में नियंत्रित रखना चाहिए, इससे दूर छूट नहीं मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत केंद्र शर्तों के साथ छूट दे सकती है 0.5 तक, लेकिन वो भी शर्तों के साथ कि अगर आपने सब्सिडी में इतना किया, आपने इस तरह से हमारे कार्यक्रमों को लॉन्च माने ठीक तरह से उसको क्रियान्वयन किया, तो हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कर देंगे, 0.5 एक्स्ट्रा कर देंगे, नहीं तो आप 3% ही रखेंगे इसको, राज्यों के राजकोषीय घाटे को। डन। अब इसी में एक बात और आता है, और वो क्या है, और इसको कहा जाता है ऑफ बजट बोरोइंग, ऑफ बजट उधार, ऑफ बजट उधार, जिसको हम कहते हैं ओबीबी, ऑफ बजट। ये हम लोग एक तो रह गया था तो एक और ले लेते हैं, 7वां नंबर, वो 6ठा नंबर हो गया, ऑफ बजट उधार, ऑफ बजट उधार या ऑफ बजट बोरोइंग, इंग्लिश में बोले तो बोरोइंग है, बोरोइंग है। ये क्या है जरा इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना। ऑफ बजट बोरोइंग केंद्र और राज्य दोनों करते हैं, दोनों करते हैं, केंद्र भी करते हैं और राज्य भी करते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। अब ये लोग क्या करते हैं, केंद्र और राज्य क्या करते हैं, ये अपनी संस्था द्वारा, जिस पर केंद्र का हिस्सेदारी है, पूरी तरह से केंद्र का नियंत्रण है और राज्य का नियंत्रण है, तो केंद्र या राज्य सरकार अपनी संस्थाओं से कहते हैं कि भाई आप बाजार से क्या कीजिए, उधार लीजिए, आप बाजार से उधार लीजिए। क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, सब्सिडी खर्च है, जिसके लिए वे अगर बजट में प्रावधान करेंगे तो उनका क्या बढ़ जाएगा, उनका राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, बजट में उनके राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो जाएगा, और उनको एफआरबीएम कानून का भी पालन करना है, अभी बताया लिमिट का भी पालन करना है। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, वो ऑफ बजट बोरोइंग करने लगते हैं, अपनी संस्थाओं के माध्यम से बाजार से उधार लेना शुरू कर देते हैं कि तुम जाओ, एफसीआई को कहेंगे जाओ उधार ले लो, ठीक है, और फिर लेकर आओ तो हम उसको एनएफएसए कार्यक्रम में खर्च कर देंगे। डन। अब इसको हम लोग कहते हैं ऑफ बजट बोरोइंग, जो केंद्र और राज्य सरकार डायरेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए ये राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं होता है, ये राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं होता है, न ही ये बजट में आता है। और इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग ऑफ बजट बोरोइंग का राजस्व और पूंजीगत दोनों खर्चों में किया जा सकता है, दोनों में इसका खर्च किया जा सकता है। हालांकि पूंजीगत में होना चाहिए, लेकिन कई राज्य सरकार इसको राजस्व में भी कर लेती है, सब्सिडी में भी खर्च कर लेती है। तो केंद्र ने धीरे धीरे अपने ऑफ बजट बोरोइंग को क्या किया, धीरे धीरे समाप्त कर दिया, अब नहीं करती, केंद्र ने मना कर दिया, केंद्र अब इसको नहीं करती है। लेकिन बहुत सी राज्य सरकार अभी भी ऑफ बजट बोरोइंग को बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा दे रही है, करती हैं। सदर्न स्टेट में केरला किया ने, केरला ने खूब किया, इसके चलते विवाद हुआ केरल और केंद्र सरकार के बीच में। केरल सरकार ने ऑफ बजट बोरोइंग किया, केंद्र सरकार ने बोला आपके ये हम टोटल उधारी में शामिल करेंगे। उसने कहा कि क्यों शामिल करेंगे, ये तो नहीं होना चाहिए, बोले नहीं ये होना चाहिए। अब 16वें वित्त आयोग ने कहा है कि ऑफ बजट बोरोइंग को समाप्त करना है, ऑफ बजट बोरोइंग को बिल्कुल आप समाप्त कीजिए, राज्यों को भी हतोत्साहित करना चाहिए, राज्यों को भी नहीं। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आए वो उधार देखा जाए तो राज्यों पर ही पड़ रहा है, वो उधार केंद्र पर ही पड़ रहा है और टोटल उधार बढ़ेगा, तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। बल्कि सबसे बड़ी बात है कि अगर राज्य कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसको स्पष्टता अपने बजट में दिखाए, और अगर वो ऑफ बजट बोरोइंग कर भी रहे हैं तो राज्य सरकार को अपने बजट में इसको शामिल करना पड़ेगा, बजट में भी दिखाना पड़ेगा इसको कि वो राजकोषीय घाटे से अलावा कितना बाजार से उधार ले रहे हैं अपनी संस्थाओं के, इसको बजट में भी परिलक्षित करना पड़ेगा ऑफ बजट बोरोइंग को। यह 16वें वित्त आयोग ने कहा है। किसने कहा है, 16वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश किया है। डन।
ये भी समझ में आ गया। एक पॉइंट और, एक सिफारिश और, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, राज्यों द्वारा सब्सिडी। तो राज्य बहुत सारी सब्सिडी देती है, लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी देखा जाए तो राज्यों द्वारा यूनिवर्सल सब्सिडी दिया जाता है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सब्सिडी दिया जाता है राज्यों द्वारा। अब ये सार्वभौमिक सब्सिडी क्या है? सार्वभौमिक सब्सिडी का मतलब है कि जहां हर किसी को बिना किसी भेदभाव के सब्सिडी दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, वो वर्ग ज्यादा सब्सिडी का लाभ ले रहा है जिसको आवश्यकता नहीं है। एक तरफ राज्यों का खर्चा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सब्सिडी का लाभ उस वर्ग तक नहीं पहुंच रहा है जिसको मिलना चाहिए। सब्सिडी लक्षित नहीं हो रही है। सब्सिडी का देखा जाए तो युक्तिकरण नहीं हो रहा है, सब्सिडी का रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा है। इससे राज्यों का खर्चा बढ़ जा रहा है, राज्य को ज्यादा बाजार से उधार लेना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं राज्य ऑफ बजट बोरोविंग करना शुरू कर देते हैं। अपने खर्चों को, अपने सब्सिडी खर्च को कोई और खर्च के रूप में दिखाने लगते हैं। कई राज्य सरकार कर रही है। 16वें वित्त आयोग ने कहा कई राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है लेकिन दूसरे तरह से उसको खर्च को दिखा रही है, तो यह गलत है। बल्कि उसने कहा, 16वें वित्त आयोग का सिफारिश है कि आप सब्सिडी को स्पष्ट रूप से परिभाषित कीजिए, स्पष्ट रूप से रखिए, स्पष्ट रूप से आपको देखना पड़ेगा। आपको उसको वेग नहीं बनाना है, आपको किसी और खर्च के आवरण से उसको ढकना नहीं होगा। सब्सिडी जो खर्च है उसको सब्सिडी के रूप में ही दिखाइए, किसी अन्य खर्च से उसका वित्त पोषण मत कीजिए या अन्य खर्च से उसको दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, ये सही नहीं है। ये देश के राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए और राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर नहीं है। डन। फिर नेक्स्ट, स्थानीय निकायों के लिए। स्थानीय निकायों के लिए क्या कहा, ठीक है ना। उसके पहले एक बार पहले ये देखते हैं सहायता अनुदान, फिर स्थानीय निकाय में आते हैं। तो सहायता अनुदान में क्या कहा कि 9.7 लाख करोड़ रुपए, ध्यान रखना 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया था 9.47 लाख करोड़ रुपए जो है ये 5 साल की अवधि के लिए 2026 से 31 तक के लिए, है ना, ये मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये मिलना चाहिए। तो ये 16वें वित्त आयोग का ये सिफारिश है, 16वें वित्त आयोग का सिफारिश है, दरअसल समझना। अब राज्य, केंद्र द्वारा राज्यों को कुछ अनुदान दिया जाता है, जैसे अनुदान में आपदा प्रबंधन अनुदान दिया जाता है केंद्र द्वारा राज्यों को। राजस्व घाटे के लिए अनुदान दिया जाता है, राजस्व घाटे के लिए अनुदान दिया जाता है। यूएलबी को दिया जाता है, आरएलबी को अनुदान दिया जाता है। ठीक है, ये केंद्र द्वारा राज्य को दिया जा रहा है। 16वें वित्त आयोग ने कहा कि आप इस तरह के अनुदान को खत्म करिए। ये दो जो है, आपदा प्रबंधन अनुदान है, राजस्व घाटा अनुदान है, इसको आप समाप्त कर दीजिए। ये नहीं, जरूरत नहीं है, इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि 16वें वित्त आयोग ने एक बात कहा है कि जो आरएलबी और यूएलबी है, उनके लिए ग्रामीण और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उनके लिए 4.4 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण के लिए, ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी आरएलबी के लिए और शहरी स्थानीय निकाय के लिए 3.6 लाख करोड़ के अनुदान की उसने सिफारिश की है। लेकिन किस आधार पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि ये जो अनुदान दिया जाए, ये अनुदान भले वो ग्रामीण हो या शहरी हो, अनुदान किसको दिया जा रहा है? अनुदान दिया जा रहा है आरएलबी को, और क्या दिया जा रहा है? यूएलबी को। तो बोला गया कि ये जो अनुदान दिया जा रहा है ये 2 प्रकार से दिया जाए। कैसे? एक बोला गया बेसिक, ठीक है ना, जो बेसिक्स है, बेसिक के आधार पर, और दूसरा परफॉर्मेंस के आधार पर, दूसरा परफॉर्मेंस या निष्पादन के आधार पर। ठीक है, जो बेसिक है, बेसिक बोला गया कि बेसिक में से 2 पार्ट में किया जाए। तो बेसिक में बोला गया कि जो बेसिक आधार है वो 80% दिया जाए। जो बेसिक्स है, आधारभूत के आधार पर दिया जाए, उसको 80% दिया जाए अनुदान। इसका कितना? 4.4 लाख करोड़ और 3.6 लाख करोड़ का 80% बेसिक्स के आधार पर दिया जाए। लेकिन इसमें एक बात कहा गया कि इसमें 50% जो है वो टाइड होना चाहिए। टाइड का मतलब शर्तों के साथ होना चाहिए, शर्तों के साथ हो। और 50% जो है एक्स्ट्रा, और जो 50% बचेगा इस 80% का, वो अनटाइड होना चाहिए, यानी जिसमें कोई शर्त ना हो,
जो 50% इसका 80% का है वो शर्तों के साथ, और 50% जो वो बिना शर्तों के साथ होना चाहिए। तो वो बेसिक्स आधार, और जो 20% बचा है वो परफॉर्मेंस के आधार पर। और वो भी किसके परफॉर्मेंस? तो दो, एक तो है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन ने क्या सिफारिश किया है, ठीक है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन का सिफारिश, कमीशन ने क्या सिफारिश किया है, एक तो उस आधार पर, और दूसरा आरएलबी और यूएलबी का क्या परफॉर्मेंस है, निष्पादन है, उसके आधार पर 20% दिया जाए। तो ये हैं जो कि सिफारिशें दी गई हैं 16वें वित्त आयोग द्वारा, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी सिफारिशें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि सरलतम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूं। अब एक सवाल है, इस सवाल को जरा हल करने का कोशिश करो कि अगर आप समझ गए तो हल करने का। इनमें से कितनी सिफारिशें 16वें फाइनेंस कमीशन ने की है? पहला, इसने सेक्टर के हिसाब से ग्रांट देने की सिफारिश की है। इसने 41% का वर्टिकल डिवोल्यूशन फार्मूला सुझाया है। और तीसरा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फार्मूला के तहत इस्तेमाल किए गए पैरामीटर वही है जो 15वें वित्त आयोग ने इस्तेमाल किए थे। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? एकदम पता लग गया आपको? एकदम याद रखना कि 15वें वित्त आयोग ने सेक्टर स्पेसिफिक, सेक्टर के हिसाब से अनुदान देने की बात की थी, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने कोई सेक्टर के हिसाब से अनुदान देने की बात नहीं की, बल्कि खत्म करने की बात कही है। ठीक है, तो ये तो गलत हुआ। फिर ये तो सही है और ये गलत है, क्योंकि दोनों के पैरामीटर अलग है, बल्कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और जोड़ दिया गया। तो कौन सा कथन होगा? केवल एक कथन सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया। बाकी आपको कैसा लगा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें, कैसा समझ में आया, प्लीज अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं, मेरी टीम, हम लोग जरूर पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव को और उसका स्वागत करते हैं और आगे के लिए उसको जोड़ते हैं। तो ये हमारे हौसला का काम करता है। चलिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। मेरे घोचू प्रसादो। गुड नाइट।